तैयार हो जाइए बाजार के बेहद अहम हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। हफ्ता अहम इसलिए कि वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी है और बाजार है शिखर पर। जी हाँ, अच्छे करेक्शन के बाद अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग देकर बाजार और मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में कमजोर शुरुआत के आसार ग्लोबल मार्केट से, लेकिन क्या जहां खुले वहीं खरीदें और क्या तेजी बरकरार रहेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, एकदम वैसे ही हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं सर। निचले स्तरों से अब रिकवरी भी आती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी अब 2200 के वापस ऊपर आ गया है और डाउ फ्यूचर्स जो सुबह 100 अंक नीचे थे अब 100 अंक ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मिले जुले थोड़े ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। बहुत सारा एक्शन हुआ है वीकेंड पर, एक्सपायरी वाला हफ्ता है, बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे सर। उससे पहले बता दीजिए कि आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं। अहम ट्रिगर्स में देखिए, अमेरिकी बाजारों में हल्की कमजोरी रही। उम्मीद से ज़्यादा जब हम बंद हुए थे तो इतनी कमजोरी की आशंका नहीं थी और ऊपरी स्तर से 550 अंक लुढ़क कर डाउ बंद हुआ है। तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है दिखी और प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से आ रही है। लगातार 2 दिनों से अमेरिका में फिर से 30,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना के सामने आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सेकंड वेव का डर जो दुनिया भर में कोरोना का चल रहा है, अब उस पर कहीं न कहीं अमेरिकी बाजार अपना थोड़ा सा रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी डर थी जिसकी वजह से बाजारों में हल्का करेक्शन आया। हालांकि अमेरिकी फ्यूचर्स अब 80-90 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उतनी चिंता की बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, करेक्शन तो हुआ है। पावर ग्रिड, पीएनबी समेत बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज नतीजों के दम पर एक्शन दिखेगा जो वीकेंड पर आए हैं। कोरोना को लेकर ग्लेनमार्क और सिप्ला की दवा को मंजूरी मिली है। हालांकि ग्लेनमार्क में पहले से अंदाजा था, लॉन्च होनी थी। सिप्ला की खबर आपको शुक्रवार बाजार बंद होने से ठीक पहले जी बिजनेस पर हमने एक्सक्लूसिव खबर के तौर पर दी थी कि सिप्ला को ये दवा मंजूरी मिलने की तैयारी में है। और आइए ये देखिए, वीकेंड पर ये खबर आ चुकी है। तो ये 2 स्टॉक और हैं जो आज फार्मा स्पेस में एक्शन में रहेंगे। दीप, बिल्कुल, तो फार्मा स्पेस पे एक्शन है सर, कुछ नतीजों के दम पर एक्शन रहेगा। बैंक्स में हमने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी है, एनबीएफसीज भी एक्शन में रहे हैं। बाजार की चर्चा तो चलती रहेगी सर, पर वीकेंड आपका काफ़ी बिजी रहा सर। सोशल मीडिया पे कई सारे अपडेट्स थे। फादर्स डे था, एक स्पेशल आपने जूम सेशन भी रखा, एक स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन भी रखा सर आपने हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और हैशटैग योगा ऑन जी ये तो ट्रेंड कर रहा था सर, और ढेर सारे व्यूअर्स ने हमें कई सारी पिक्चर्स देखी हैं। तो हमारी योगा डे की भी जो एक सोशल मीडिया की मुहिम थी वो भी सुपरहिट रही। देखिए दीप, है ना, खाली रहने से ओवर ऑक्यूपाइड रहना ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बिजी रहना ज़्यादा अच्छा है। वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस वीकेंड पर तो देखिए एक साथ इतनी सारी चीज़ें आई हैं इस वीकेंड पर। तो देखिए, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दूसरी तरफ फादर्स डे, वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी था। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो आपको एक साथ अब ढेर सारे सेलिब्रेशंस, और अगर सारे सेलिब्रेशन साथ में करने को मिले तो कहना ही क्या। तो आज दिन भर आप अपनी तस्वीरें जी बिजनेस पर देख सकते हैं। अगर आपने पहले भेज दिए तो अच्छी बात है, नहीं भेजी तो आप अभी भी भेज सकते हैं। हैशटैग योगा ऑन जी का इस्तेमाल करें और जल्दी से अपनी तस्वीरें भेजें। मैंने और दीप ने भी योगा किया है इस वीकेंड पर, तो वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पर दीप आपकी भी बड़ी बेहतरीन तस्वीरें मैंने देखी है, बड़ा मज़ा आया। तो कुल मिलाकर ये है कि योग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए और हर रोज़ होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपका पार्टनर बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। बिल्कुल अनिल जी, और उसको तो बहुत मज़ा आता है। बल्कि सुबह जब मैं ग्लोबल लिंक कर रहा होता हूँ तो मेरे पेरेंट्स बाहर रूम में योगा करते हैं और उनको भी कंपनी देता है। फिर जब शाम को मैं योगा करता हूँ तो मेरे को भी आके कंपनी देता है। तो वो तो एक्सपर्ट हो गया है, और स्पेशली शव आसन जिसका, तो वो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। वाह, क्या बात है। तो चलिए, तो योगा डे के सेलिब्रेशन। लेकिन इसके अलावा एक और ख़ास बात हम आज करने जा रहे हैं, वो ये कि 10 बजे से आपके लिए ख़ास तौर से इन्वेस्टर्स के लिए कुछ स्पेशल होगा। और वो ये होगा कि बेसिकली कई इन्वेस्टर्स हमें ये कहते हैं कि आपके पास ट्रेडिंग आइडियाज़ ज़्यादा हैं, हमें ट्रेडिंग के मौके तो काफ़ी मिलते हैं, लेकिन निवेश के लिहाज से बेहतरीन पिक्स जो हमें चाहिए वो हम थोड़ा मिस करते हैं। हालांकि 10 की कमाई में आपको वो हर रोज़ पिक्स मिलती है, लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि आपको चाहिए बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स, तो हमने एक ख़ास सीरीज आज से शुरू की। उसका नाम है SPL मिड कैप स्टॉक। SPL का मतलब स्पेशल, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें होगा ये शॉर्ट टर्म, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ दिनों के लिए, पोजिशनल यानी कि कुछ हफ्तों के लिए, और लॉन्ग टर्म यानी कि
कुछ महीनों या साल 2 साल के लिए, ये 3 तरह के बेहतरीन फंडामेंटल मिड कैप स्टॉक्स मिलेंगे। ये वायदा कारोबार से बाहर के स्टॉक्स होंगे जहां आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा लगाना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से। लेकिन इसका मतलब ये समझिए नहीं कि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए कैश स्टॉक्स हैं, इसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, वो भी आपको फंडामेंटल्स के साथ साथ बेहतरीन SPL स्टॉक्स देंगे। और जो वायदा कारोबार में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वायदा कारोबार में भी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई हम डे टू डे मिनट टू मिनट ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, हमें हफ्ते 10 दिन के लिए कोई एक पिक मिल जाए या फिर हमें पूरी सीरीज़ के लिए मिल जाए। तो वहाँ पर भी हम ये कोशिश करें कि FNO ट्रेडर्स जो हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी इस तरह की। तो आज 10 से 11 बजे के बीच में आपको थोड़े थोड़े वक्त पर ये बेहतरीन पिक्स मिलती रहेगी, शॉर्ट टर्म, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है 10 की कमाई के साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको मिलेंगे जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट और आपका इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उस हिसाब से तो स्पेशल मिड कैप पिक्स आपके लिए आज से आने वाली है। ये एक प्रोग्रामिंग में हमने खास बदलाव किया है। एक और चीज़, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आपके लिए आने की तैयारी में है। तो बाजार खुलने के बाद जब भी जिस तरह की कोई बेहतरीन रिसर्च आपके लिए तैयार होगी, और आज भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रिसर्च आने की तैयारी में है। मालामाल वीकली तो आप पसंद कर ही रहे हैं, वो भी होगा। तो दीप ढेर सारी ऑफरिंग है हमारे दर्शकों के लिए। और एक और अच्छी बात ये कि वीकेंड पर हमने ढेर सारे प्रोग्राम योगा पर भी किए, वो पापा की पैसों की प्लानिंग वाला फादर्स डे वाला प्रोग्राम भी किया और लोगों को बड़ा पसंद आया। तो ये तब अच्छा लगता है कि आप भी कुछ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें कि एक तो ये कि जो आप कर रहे हैं वो लोग पसंद करें, दूसरा ये जो लोग देखना चाहते हैं, तो जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप बेहतरीन क्वालिटी के मजबूत फंडामेंटल्स वाले जो मिड कैप स्टॉक्स चाहते थे, स्मॉल कैप स्टॉक्स चाहते थे, उसकी रिक्वायरमेंट हम और अच्छी तरह से पूरा करने की आज से कोशिश करेंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और जिस तरह से आप बात करें कि अब और आपको बेहतरीन आइडियाज़ देंगे व्यूअर्स को, और एक स्पेशल फोकस होने वाला है मिड कैप मार्केट्स में, कैश बाजार में। हम मार्केट में भी सर वैसा ही एक्शन देख रहे हैं जो पिछले हफ्ते की शानदार रैली रही, और स्पेशली थर्सडे फ्राइडे को जो एक्शन हमने देखा। अब इस रिकवरी की जो 24 मार्च से रिकवरी हुई है, तब से अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग रही सर। कहीं ना कहीं मार्केट का मूड, मार्केट का मोमेंटम चेंज हो गया है सर, और अब और आपको कैश स्टॉक्स और ज़्यादा मिड कैप स्पेसेस या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स जो काफ़ी लंबे समय से इग्नोर थे, एक्शन में आते हुए दिखेंगे। क्या लेना चाहिए जो ये एक्शन हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से सर? दीप, 2 चीज़ बाजार आपको कह रहा है। पहली चीज़ तो ये कि जितना वक्त करेक्शन में लगातार करेक्शन को पूरा करने में, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने में जो वक्त लगता है वो बहुत कम लगता है। आपने देखा लगभग 1-1.5-2 हफ्ता, 8 जून से हम करेक्शन के मूड में थे, सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। 8 जून को हमने 10,328 बनाया था। उसके बाद से 9,800, एक बार 9,544 तक भी गए थे, वो उस खबर के दम पर। कौन था? हाँ, जिस दिन डाउ जोर से गिरा था 1870 पॉइंट, लेकिन उस दिन भी हम बंद तो 9,975 के आसपास हुए थे। तो ओवरऑल एक करेक्शन देने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि करेक्शन में दीप ऊपर जाने में बाजार वक्त नहीं ले रहा है। अपने करेक्शन के बाद को निचले स्तरों से ऊपरी स्तरों पर आने में वक्त कम लगा रहा है। पहली चीज़ तो ये उसकी बाजार की ताकत दिखती है। दूसरी चीज़, इस ताकत के साथ 2 चीज़ें और हो रही है कि आपको फ्लोज मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, और स्पेशली ये कि इस वक्त आपको अमेरिका से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना एक हफ्ते पहले मिल रहा था। एक हफ्ते पहले अमेरिकी बाजार बेहद मजबूत थे, अब अमेरिकी बाजार सुस्त हैं। पिछले 2-3 सेशन से कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और शुक्रवार को जो क्लोजिंग मिली है, आपने 23 मार्च को से जो लोअर सर्किट देखे थे, और जो 7,500 7,600 के आसपास के जो लोज बनाकर बाजार 23-24 मार्च से रिकवर करना शुरू हुए, वहाँ से लेकर अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है। 10,167 की जो क्लोजिंग थी, उस क्लोजिंग को आपने पार किया। वीकली बेसिस पर आप 10,244 पर जाकर बंद हुए। ये ताकत है, ज़बरदस्त ताकत है। बैंक निफ्टी देखिए, 21,167 की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग थी, 187 की, उसके पार निकलकर आप 21,338 पर बंद हुए। तो ये ताकत दिखा रहा है बाजार की कि बेहद मजबूती। और आप सबसे बड़ी बात ये कि
बंद कब हुए हैं ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बंद हुए मजबूती के साथ, उसके साथ साथ किस सिचुएशन में। आप उस सिचुएशन में बंद हुए हैं जब शुक्रवार को आपके बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे थे, उस वक्त बंद हुए जब आपको 2 दिन की रिस्क चीन के साथ तनाव को लेकर रखने में डर लगता है, उस समय बंद हुए जब तक कि 1-2 दिन छोड़ दें तो एफआईज की तरफ से बड़ी खरीदारी नहीं दिखी। लेकिन उन सब चिंताओं को नज़रअंदाज करके अगर बाजार ऊपर बंद होते हैं तो ये बाजार की ताकत दिखाता है। और इसलिए आप बिलीव नहीं करेंगे, जब 100-125 पॉइंट कमज़ोर दिख रहा था एसजीएक्स निफ्टी वीकेंड पर, मैं तो सोचा था आज ही मार्केट खुल जाए, 125-150 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है, यहीं बाजार खुले और यहीं मौका मिले लोगों को खरीदने का, तो कहने ही क्या। और सुबह भी 7 बजे हम यही बात कर रहे थे कि अगर 60-70-80 पॉइंट नीचे है, जहाँ खुले वहीं खरीदना है। मैं पक्के से आपको कह सकता हूँ ये 23 पॉइंट 25 पॉइंट जो एसजीएक्स नीचे दिख रहा है, ये अगर 25 पॉइंट नीचे खुलने के बजाय 25 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो मैं बहुत पॉजिटिव और यहाँ पर आज के लिए बुलिश हूँ कि जितना नीचे खुले उतना खरीदने का बेहतर मौका है, जितना ज़्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदें, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा है मेरे बोलने के बाद अब इतना नीचे खुलेगा। मुझे लगता है कि खुलना ऊपर ही 10,244 10,213 अगर यहाँ पर है तो कम से कम फिर भी 35 पॉइंट तो आप नीचे दिखते हैं जो शुक्रवार की क्लोजिंग है। अगर मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन लगता नहीं। देखते हैं क्या कुछ होता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो जितनी गिरावट हो उतनी खरीदारी करनी चाहिए। और सर ये जो मूड की आप बात कर रहे हैं, गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए, हालांकि हम क्यूज में एफआई डेटा के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे, बट जिस तरह से एफआईज वापस आए हैं भारतीय बाजारों में, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वहां पर भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग आती हुई दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लाइफ हाई बनाया है सर, और भी ब्लू चिप से पार्टिसिपेशन काफी अच्छा आ रहा है। ये क्या संकेत दे रहा है सर, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में तो बेहतरीन एक्शन हो ही रहा है और अब वो बड़ा फोकस होने वाला है, पर साथ साथ इंडेक्स हैवी वेट्स में डिलीवरी बाइंग भी हो रही है। देखिए दीप, लिक्विडिटी की समस्या है नहीं, स्पेशली ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए तो नहीं और स्पेशली अमेरिका के इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। उनके पास पैसा है, अब उन्हें ये तय करना है कि वो पैसा उन्हें कहाँ लगाना है। नेस्डेक वाले टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो काफ़ी भाग चुके हैं, महंगे हो चुके हैं, लाइफ टाइम हाई पर हैं। दूसरी तरफ या इकोनॉमी में बेहतर होने की उम्मीद में अमेरिका के वो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में लगाना है, या अब वो भी आपको काफ़ी तेज़ी दिखा चुके हैं तो क्या बाहर के एमर्जिंग मार्केट्स के कुछ वो बाजार जो उतना अभी तक, देखिए नेस्डेक लाइफ टाइम हाई पे है, अमेरिका अपने हाई से बहुत दूर नहीं है, और हम अभी भी देखिए कहाँ 12,438 और कहाँ हम अभी 10,438 भी नहीं, यानी कि अभी भी 20% हमारे टॉप से नीचे हैं। तो हमारे लिए जगह है बेसिकली। ऐसे में जो लिक्विड लार्ज क्वालिटी के लार्ज कैप स्टॉक्स हैं अच्छी क्वालिटी के, वहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इवन लोकल फंड्स का पैसा भी आप बड़े स्टॉक्स में आते हुए देख रहे हैं। हालांकि कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो इसलिए कि सबको एक चीज़ पता है कि बाजार लिक्विडिटी पर चल रहे हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। सबको पता है आगे इकोनॉमी के लिए 6-8 महीने साल भर बड़ा मुश्किल होने वाला है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। आगे अमेरिका में इलेक्शन है, आगे कोरोना भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कितना बढ़ेगा या काबू में होगा वो पता नहीं, या काबू में होने से पहले क्या एक झटका और दे सकता है। ये सारे इफ बट सबके सामने हैं। तो उस तरह के इफ बट को ध्यान में रखते हैं फिर जो फंड मैनेजर्स हैं वो कोशिश ये करते हैं कि देखिए आप है ना कोई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक खरीद लें, और अगर उसमें स्टॉक 50% गिर जाए तो आपको जवाब देना भारी पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई भारतीय एयरटेल या फिर HDFC लिमिटेड खरीद लें और वो स्टॉक 20-25% गिर भी जाए तो आप कह सकते हैं भाई मैंने तो अच्छा क्वालिटी स्टॉक ही खरीदा था। तो ये क्वालिटी स्टॉक्स के पीछे भागने की और वहाँ पर पैसा लगाने की जो टेंडेंसी है वो इंडेक्स को मजबूत कर रही है, और इस वजह से इंडेक्स आपका थमा हुआ है, धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। और वो मेरे ख्याल से इस तरह के माहौल में जब आगे अनिश्चितताएं बहुत है, लिक्विडिटी जब तक है अपना काम कर रही है, करती रहेगी। जिस दिन लिक्विडिटी ने अपना काम करना बंद किया तब आप ग्राउंड रियलिटी पे आएंगे, तब हो सकता है बाजार करेक्शन दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये करेक्शन आज ही शुरू हो सकता है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, इस मोमेंटम में आप 10,500, 10,800, 11,000 कहाँ तक जाते हैं ये लिक्विडिटी का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। तो पॉइंट सिंपल है, ट्रेड करें उस लिहाज से जो बाजार का फ्लो है, मोमेंटम है, ट्रेंड है। अपना स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए इंडेक्स पे या स्टॉक्स पे कि मैं इस ट्रेड में इस तरह से रहूँगा। जब तक मेरा इंडेक्स 9,800 के नीचे बंद ना हो निफ्टी, या 10,000 के नीचे बंद ना हो निफ्टी, तब तक मैं तेजी में रहूँगा, वो आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लगातार ये कह रहे थे कि 9,800 के नीचे बंद होंगे, जबरदस्त तेजी बनेगी। 10,200 के ऊपर बंद होंगे, 200-250 पॉइंट की अपसाइड तुरंत बन जाएगी। 9,800 के नीचे 200-250 पॉइंट की मंदी तुरंत बनेगी। तो अब आपने 10,200 के ऊपर का एक ब्रेकआउट
दिया है, आप 10,450 10,500 तक के लिए तो तैयार हुई कम से कम। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप तेजी के मार्केट को इसी तरीके से ट्रेड करें, यही सही तरीका है तेजी का मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का। आप रेंज बाउंड मार्केट से बाहर निकल चुके हैं। शुक्रवार को आपको पहला संकेत मिल गया कि आप रेंज बाउंड मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। निफ्टी पहले निकला है, बैंक निफ्टी का अभी भी निकलना बाकी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 21,950 का हाई बनाया था पिछले बार में, अभी तक हमने वो पार नहीं किया। निफ्टी ने 10,328 का हाई बनाया था, लगभग उसके आसपास है। तो पॉइंट ये है कि आप तेजी के मार्केट को बिल्कुल ठीक उसी तरह से ट्रेड करें अपने स्टॉप लॉस के साथ, जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ा रेंज से बाहर निकला है बाजार, देखते हैं किस डायरेक्शन में जाने वाला है और ऑफ कोर्स आज के संकेत कैसे आ रहे हैं। तो सर आज के संकेतों से फिर शुरुआत करते हैं। एक्सपायरी का भी हफ्ता है, पर उससे पहले किस तरह के संकेत देख रहे हैं सर आज के लिए, कैसा एक्शन रहेगा? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर हैं दीप। एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं और घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव, विस्तार से आगे बात करेंगे। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। और आप देखिए बड़े दिनों बाद मैंने सेंटीमेंट पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि पूरा वीकेंड अच्छे से गुजर गया, कोई खास खराब खबर नहीं। ग्लोबल मार्केट्स हल्के फुल्के कमजोर हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटीमेंट पर फर्क सबसे ज़्यादा खबरें डालती है। और किसी तरह की कोई ख़राब खबर आपको सुनने को नहीं मिली है, अच्छे से वीकेंड निकला है, वो बढ़िया बात है। आइए अब रेंज की बात करते हैं। अब 10,075 10,125 आज दिन के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर गलती से इस रेंज में खुले, मैं तो सोच ही रहा था 125 पॉइंट नीचे जो दिख रहा था एसजीएक्स कि इस रेंज में खुलेगा। शुक्रवार शाम को, शनिवार सुबह में यही सोच रहा था कि अरे ये तो बढ़िया हो जाएगा, इतना बड़ा गैप मिलेगा, लेकिन वैसा होता नहीं जो आप सोचते हैं। एसजीएक्स धीमे धीमे रिकवर हो रहा है। इस रेंज में सपोर्ट जोन है 10,275 10,325 पहली ऊपरी रेंज है, जहां पर थोड़ा रुकेगा अगर रुकना है तो, लेकिन लग नहीं रहा, मुझे लगता खुलेगा वो इसी रेंज में। और इस रेंज को पार करने के बाद 10,400 10,450 तक का आगे का टारगेट बनेगा, जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना है, अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, ज़्यादा बढ़िया। लेकिन हाँ, दोनों तरह के ट्रेडर्स होते हैं, आपको बेचने वाले लोग भी चाहिए बाजार में, तभी आप खरीद पाएंगे। तो अगर जिनको प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा इंतजार करना है, 10,400 10,450 के आसपास आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 21,100 21,200 आज के लिए पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। गलती से उसके नीचे गए तो 20,750 20,900 परफेक्ट रेंज है, जहां पर मजबूत सपोर्ट बाजार लेगा। बैंक निफ्टी पर 21,500 21,600 ऊपरी रेंज है, जिसके आसपास शायद आप खुले और उसको पार किया तो 21,800 22,000 ये अगला टारगेट बैंक निफ्टी के लिए बनता हुआ नजर आता। तो इस रेंज पर आपको फोकस करना है। पुट कॉल रेशियो 1.56 पर है और विक्स 5% फिर से डाउन होकर आया। तो वोलेटिलिटी जो आपको याद होगा, पिछले 4 दिन से हम एक ही बात कर रहे हैं कि अब वोलेटिलिटी, देखिए आदमी है ना, शांत रह के भी थक जाता है और उछल कूद करके भी थक जाता है, और यही हाल बाजारों का है। बहुत दिन उछल कूद कर ले डाउ, ये देखिए हजार पॉइंट कहाँ डाउ ऊपर नीचे होता था, 1000-1200, अब डाउ भी ठंडा हो गया। बहुत दिन ठंडा नहीं रहेगा, फिर अचानक से ये लगेगा अरे बहुत दिन हो गया, अब कुछ करना चाहिए। तो फिर ये वो मीन रिवर्शन जो होता है ना, कि बहुत तेजी के बाद थोड़ा ठंडापन, बहुत दिनों तक रेंज में रह गए, तो चलिए वॉलेटिलिटी बढ़ती। तो अभी ये धीमे धीमे आप देखिए, पिछले हफ्ते जो हम बात करते थे कि आपको रेंज छोटी होती दिखेगी, उछल कूद कम होती हुई दिखेगी, विक्स आपको लगातार 2 दिन से 11-12% घट कर दिखा रहा है, तो ये साफ नजर आ रहा है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे जहां तक आज की रेंज है और जिस तरह से पीसीआर और विक्स के संकेत आ रहे हैं। सर पोजीशंस जिनकी मेंटेन करी हैं, कैरी फॉरवर्ड करी हैं वीकेंड पर, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? 10,075 ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिनको बहुत सेफ रखना है वो 10,000 तक कर लें, मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। 10,075 भी काफ़ी है रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से। बैंक निफ्टी 20,900 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, ये काफ़ी है। वैसे जिनको ज़्यादा डीप रखना वो 20,600 20,650 के आसपास आता है, मुझे नहीं लगता इतना दूर रखने की कोई ज़रूरत है। शॉर्ट पोजीशन वालों के तो स्टॉप लॉसेस वैसे ट्रिगर हो जाने चाहिए शुक्रवार को जो क्लोजिंग मिली है। फिर भी कोई अगर शूरवीर हैं जिन्होंने नहीं काटी है, जो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, तो फिर अब 10,330 लास्ट आपकी आखिरी उम्मीद है। इसके ऊपर तो फिर बने रहने में समझदारी बात है नहीं। 10,328 का हाई आपने अब तक बनाया है करेक्शन के बाद का, उसको आज अगर आप पार करते हैं तो फिर क्यों शॉर्ट रहना चाहते हैं? उसका जवाब आप अपने आप से लें और काट लें, और उसके ऊपर बंद क्लोजिंग बेसिस पे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए। 10,167 के सामने आप 10,244 की क्लोजिंग देख रहे हो बैंक निफ्टी पे, तो निफ्टी ने तो क्लोजिंग बेसिस पे डेफिनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। फिर भी ये है कि पोजीशन तो खड़ी है ना भाई इतने लोगों की, तो कोई तो है शॉर्ट, तो फिर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन पर अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा। ये आपके लिए 10,330 21,600 बैंक निफ्टी पर है आपका स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्टली फॉलो करें इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये तो रही जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है। आज नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए सर? नई पोजीशन में दीप सिंपल ये है कि आपको खरीदना है निफ्टी। मैं एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए नीचे की रेंज दे सकता था कि इस रेंज में खरीदिए। मैं कोई रेंज नहीं दे रहा, जहाँ खुले वहीं खरीदिए 10,075 के स्टॉप लॉस के साथ। 10,275, 10,325, 10,400 और 10,450 ये टारगेट है। 10,410 नहीं, 10,400 का टारगेट है और 10,450 का टारगेट है, जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। ये 4 टारगेट आपके लिए ऊपर की तरफ है निफ्टी में। 10,275, 10,325, 10,400 और 10,450। आइए, निफ्टी जो बेचना चाहते हैं वैसे तो ना बेचें, बढ़िया है, इंतजार करें नीचे में खरीदने का। लेकिन फिर भी जिनको एक चांस लेना है बेचने का, वो 10,400, 10,450 की रेंज में चांस ले सकते हैं। 10,500 के थोड़ा ऊपर 10,525 पे स्टॉप रख लीजिए। 10,350, 10,300, 10,250, बस इतना करेक्शन आपको मिलेगा, उसमें खुश हो जाइए और निकल जाइए। तो ये आपके लिए अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर की रेंज में। और शॉर्ट इसलिए भी कर सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो 1.56 पर है। हालांकि अलार्मिंग और ऐसा नहीं संकेत दे रहा है कि आपको बेच ही देना चाहिए, लेकिन हल्का सा ऊपर के लेवल पर आने पर पुट कॉल रेशियो अगर बढ़ जाता है, 10,500 के आप नज़दीक बेचते हैं, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है कॉल्स में, तो वो सेफ है, वहाँ बेचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 10,500 के जितना नज़दीक बेचें, लेकिन चूंकि 250 पॉइंट दूर है, आज का आज तो 10,500 होने जैसा लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर पहुँच जाए तो 10,450, 10,500 बढ़िया रेंज है, यहाँ पर पक्के तौर पर एक बार शॉर्ट करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बैंक निफ्टी 20,900 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 21,000, 21,200 की रेंज परफेक्ट है, मिलता है मौका तो छोड़िएगा मत। 21,450, 21,600, 21,800 और 21,950 तक के टारगेट के लिए। आपको याद होगा पिछली बार हमने बात की थी कि एक गोल्डन लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी में 21,900 से 22,150, राइट। 21,950 से 22,150 उस रेंज में आपको 100% बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद 17,500 तक का लो, वहाँ से हमने 19,500 तक का लो हमने बैंक निफ्टी में आते हुए देखा। वहाँ से नॉन स्टॉप आप देखिए लगभग 2-2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था। वापस उसी गोल्डन लेवल के नज़दीक पहुँच रहे हैं। इस बार आप 22,000 के आसपास आ रहे हैं। वो 21,950, 22,150 गोल्डन लेवल है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो देखते हैं अगर वहाँ पहुँचते हैं और बैंक निफ्टी अगर समझिए आपका 10,500 के आसपास है, तो वहाँ एक बार कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए। फिलहाल अगर 21,800, 21,950 मिलता है, रेंज दूर की है। कुछ जो शूरवीर है वो 21,800 से भी बेचने का सोच सकते हैं। 21,800 भी बुरा नहीं है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बेचने में डर लग रहा है, मैं इसके बजाय खरीदना प्रीफर करूंगा। तो 21,800 पर भी आप सोच सकते हैं, लेकिन 21,800, 21,950 ठीक रेंज है जहां पर आप बेचने का एक मौका देख सकते हैं। 22,150 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 21,600, 21,500 और 21,350 इस 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली करनी है। बाकी तो दीप वायदा कारोबार की लिस्ट तो लंबी है ही। 8 स्टॉक बैन में है, एनसीसी की एंट्री हुई है, आइडिया बाहर निकला है और बाकी 7 के 7 बैन में। तो धीमे धीमे खेलने की इस जो जगह है वो आपके लिए कम हो रही है। और ये देखिए उज्जीवन, इक्विटास भी बैन वायदा कारोबार से बाहर निकल ही रहे हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल बाहर निकल रहे हैं। तो एक तो बैन में है, दूसरा अगस्त से और स्टॉक आपके लिए कम भी हो जाएंगे। तो ये है आपके लिए वायदा कारोबार का बैन का अपडेट। जी दीप। बिल्कुल, और सर लग ही रहा है कि बाजार भी चाहता है कि हम कैश स्टॉक्स पर ही ज़्यादा फोकस करें। जिस तरह से एफएनओ के स्टॉक्स बैन में आ रहे हैं या फिर एफएनओ लिस्ट से बाहर ही जा रहे हैं। कुछ अहम ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स इस लिस्ट में हैं जो आज बैन में आपको दिखेंगे। पर सर अगर विस्तार में चर्चा करें, जिस तरह के वायदा कारोबार के क्यूज आ रहे हैं, स्पेशली जिस तरह का फंड फ्लो एक्शन हमें बता रहा है पिछले 2-3 दिनों से, वहां से क्या देखना चाहिए? एफआईएस के तो काफ़ी पॉजिटिव आंकड़े आए हैं सर। एफएस के आंकड़े बहुत बढ़िया है दीप। 1,237 करोड़ की कैश में खरीदारी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे ख्याल से जून महीने में, अब हो सकता है मैं भूल गया हूँ, वो एक आध बार हो सकता है, बट मेरी समझ में, मेरी याददाश्त में जून महीने के इससे बड़े आंकड़े मैंने नहीं देखे किसी एक दिन के एफआईएस के। ये अब तक के एफआईएस के बेस्ट आंकड़े इस महीने के। एक आध कोई दिन इधर उधर हो सकता है, मैं ईमानदारी से बोलूँ इतना याद नहीं, लेकिन फिर भी इससे आपको पॉइंट ये निकालना है कि बेस्ट है या नहीं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है। ये इतना सिंपल है। 1,237 करोड़ का कैश खरीदना, 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 1,160 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, और क्या चाहिए आपको 3,000 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल खरीदारी एफआईएस के। मतलब ये तो गजब ही है भाई। बहुत 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 बढ़िया ये खरीदारी का आंकड़ा है और ये जोश देने वाला है। और इसीलिए मैं ना, अब आप मेरे को पूछेंगे मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों कह रहा हूँ कि भाई खरीद लीजिए। ये कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ से आ रहा है। मुझे कॉन्फिडेंस 3 चीज़ों से। ग्लोबल मार्केट्स इतनी थोड़ी बहुत कमज़ोरी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चीन के बीच में तनाव, कुछ नई खबर नहीं है, शांति है। तीसरा एफआईएस की तरफ से आंकड़े, और चौथा
टेक्निकली बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग जो क्लोजिंग हुई है। अब आपके पास 4 ऐसे ट्रम्प कार्ड हैं, 4 ट्रम्प कार्ड है, तो और क्या चाहिए फिर आपको खरीदारी करने के लिए। इसलिए सिंपल चीज़ें, आंकड़े बहुत दमदार है, इसमें खरीदारी कम होगा। अब मैं आपको वायदा कारोबार के आंकड़े बता दूं। 10,000 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया, जहां पर पुट में 40 लाख शेयर हैं। अब आप मजे की बात देखिए, दीप अभी 10,208 पे SGX दिख रहा है आपको, ठीक है। 10,000 से 10,200 के बीच में 50 लाख शेयर कॉल्स में ऑलरेडी राइटर्स खड़े हुए हैं। ये तकलीफ में है मानसिक तौर पर, और आर्थिक तौर पर भी इसकी मुश्किलें बढ़ सकती है अगर बाजार ऊपर जाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। और मंथली एक्सपायरी में आमतौर पर डेटा ज़्यादा होते हैं, पोजीशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो क्या वीकली एक्सपायरी में तो ज़्यादा इंटरेस्ट है ना ट्रेडर्स का होता है, खेलो इंडिया खेलो, लेकिन FIs और जो फंड्स हैं उनकी जो हेजिंग वगैरह होती है वो मंथली एक्सपायरी में ज़्यादा होती है, तो उन्हें मंथली बेसिस पे रोल करना है। अब 10,200 तक ऑलरेडी 50 लाख शेयर हैं कॉल्स में राइटर। आप 10,200 के ऊपर बने रहते हैं तो इन्हें अब तनाव तो होगा भाई, अगले 2-3 दिन हमारे को कैसे निकालने हैं। अच्छा, नेगेटिव संकेत कोई है नहीं, तो पहली चीज़ तो ये होगी 10,300 पार करेंगे तो 25 लाख और जुड़ जाएंगे। 10,300 के ऊपर जैसे आज आपने ट्रेड करने की शुरू किया, 75 लाख शेयर शॉर्ट में हो गए आप कॉल राइटर्स। अब ये कॉल राइटर्स को कौन संभालेगा, इन्हें जो तनाव होगा उसका जिम्मेदार कौन, वो खुद, क्योंकि बाजार ऑलरेडी आपको मजबूती के संकेत दे रहा है। तो पॉइंट ये है कि आपको हर एक लोअर लेवल पर अगर निफ्टी किसी भी रीजन से 50-75 नीचे आया पॉइंट, तो आपको शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है। देखो, बाजार में मजा तभी है खरीदने का जब आपको पता हो कि नीचे आने पर कोई और मेरे अलावा भी कोई खरीदने को तैयार है। सिर्फ आप खरीद कर ये इंतजार करें कि कोई मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आएगा और वो मेरा माल लेके जाएगा, इसके भरोसे आप बैठे हैं, तो आप इंतजार भी करते रह सकते हैं। हो सकता है सामने वाला आपसे ज़्यादा समझदार हो, बोला अच्छा तुमने ले लिया, मैं तो आराम से इंतजार करूंगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि शॉर्ट सेलर्स हैं बाजार में, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको मालूम है कि जैसे बाजार नीचे गिरेंगे उनको समझ में आएगा भाई ठीक है, नसीब से नीचे आए, ले लीजिए। तो शॉर्ट सेलिंग का सपोर्ट इस मार्केट में ये एक बड़ा कंफर्ट है मार्केट के लिए, और वो भी अच्छा खासा 50 लाख शेयरों का है 10,000, 10,100, 10,200 पर। पहली चीज़ 10,300 पार करते और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 10,500 पर है, तो 10,400, 10,500 की रेंज में कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश बाजार करेंगे अब से लेकर एक्सपायरी तक, ये दिख रहा है। अनलेस की कोई बड़ी खबर आ जाए जिसका तो आपको मुझे अंदाजा नहीं है, खबर का हमें पता नहीं होता, किसी को नहीं होता, जिसको पता हो वो उस हिसाब से करे। हम डेटा के हिसाब से बता सकते हैं, डेटा के हिसाब से 10,400, 10,500 की तरफ जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी, 21,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया, क्योंकि 5 लाख शेयर वहाँ पर है पुट में बैंक निफ्टी में, उसके नीचे जाने की संभावना कम है, और ऊपर 22,000 के निकलने के को पार करने की संभावना भी कम है 6 लाख शेयर कॉल्स में। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी पोजीशन नहीं है दीप जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको याद है ना वो काम है ना, शुक्रवार को ही हो गया, गुरुवार शुक्रवार को 2 दिन है ना, बैंक निफ्टी ने जोरदार शॉर्ट कवरिंग दिखाई, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स कट गए। निफ्टी में अभी भी बहुत शॉर्ट्स हैं, बैंक निफ्टी में उतने शॉर्ट्स नहीं बचे हम। अब बैंक निफ्टी में बढ़ना है तो फ्रेश खरीदारी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग का सहारा कम है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन कम है, निफ्टी में ज़्यादा है। तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आएगी नहीं, ये आप मानकर चल सकते हैं। तो ये पूरा डेटा का विश्लेषण हो गया। खाली एक ही चीज़ है, पुट कॉल रेशियो 1.56 पर है, बहुत डर वाली चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाएगा तो टेंशन आएगी कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, कहीं ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, बस इतना ही। तो बाकी सब ठीक है दीप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे क्यूज हैं जो बाजार के लिए सपोर्टिव हैं, बट एक दो इंडिकेशंस ऐसे भी हैं जिसकी वजह से बाजार की डायरेक्शन बदल सकती है। चलिए, अब हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स फोकस में, पर उससे पहले आज आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे भी देने वाले हैं अनिल जी। तो पहले जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर। अच्छा, आपने पूछा, एक बार तो मैं खुद भी भूल गया था कि स्टॉक ऑफ द डे देना है, क्योंकि एक तो आदत ही खत्म हो गई। लेकिन आज एक बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टॉक दीप सामने आए हैं, और वो ये वीकेंड पे मैंने देखा है, पीटीसी इंडिया, इसके रिजल्ट भी आए थे। पीटीसी इंडिया ने अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। 40 रुपये का स्टॉक है, 5.5 रुपये डिविडेंड है, यानी कि 5.5 रुपये डिविडेंड के हिसाब से कितना हो गया, 14% के आसपास की डिविडेंड यील्ड। गजब, मतलब आप इतना तो एफडी में रिटर्न नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि मतलब एक्स डिविडेंड होके वही भाव हो जाएगा, समझिए फिर भी। लेकिन 5.5 रुपये के डिविडेंड को देखते हुए एक बढ़िया तेज़ी इसमें बन सकती है, और तेज़ी बनकर अगर 48, 50 या 45, 46 रुपये की रेंज में भी स्टॉक पहुंच जाता है ना,
तब भी 12% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बेहद आकर्षक है। तो ये अच्छी डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक में इंटरेस्ट ला सकती है। मेरा ये मानना है कि 40 रुपये के स्टॉक से खरीदना चाहिए। 44, 46 और 48, 44, 46, 48 ये 3 टारगेट हैं पीटीसी इंडिया के लिए, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। सरकारी कंपनी है, अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है। और जो स्पेशली जो लोग हैं ना इस तरह के मंदी के मार्केट में, या फिर यूँ कहें कि जो कैश मार्केट के कैश स्टॉक्स में जो एकदम वो मेला लगा हुआ है, उसमें लोग अच्छे क्वालिटी के स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो ये एक स्टॉक अच्छी क्वालिटी का हो सकता है पीटीसी इंडिया आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। एक और चीज़ जो है वो आज 12 बजे दोपहर में कॉर्पोरेट रडार में पीटीसी इंडिया के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ शामिल होंगे कार्यक्रम में। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और इस डिविडेंड के बारे में भी जानेंगे और आगे के प्लान्स के बारे में भी, तो वो भी आप सुन सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो अच्छे नतीजे हैं और मजबूत डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड यील्ड 14% की आ रही है इस बाजार में, तो फिर पीटीसी इंडिया तो बनना ही था आज का स्टॉक ऑफ द डे। नजर रखिए इस स्टॉक पर जिस तरह का एक्शन आता है। पर चलिए, हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ जुड़ रही है, जान लेते हैं कि और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर आपको एक्शन दिखाने वाले हैं। हमारे साथ मानसी, कुशल, पूजा और साथ ही आशीष है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और नतीजों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। अभी आप भी कह रहे थे कि बाजार चाहता है कि हम कैश स्पेस की कंपनियों पर फोकस करें। एक लंबी लिस्ट है कैश स्पेस की कंपनियों के नतीजों की, जिसमें आई इंजीनियरिंग, धनलक्ष्मी बैंक, सुदर्शन केमिकल्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा अदानी पावर की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर इस बोर्ड बैठक में फैसला हो सकता है। इन्फो एज कंपनी के नतीजे तो हैं ही, साथ ही QIP के जरिए फंड्स जुटाने पर भी कंपनी का बोर्ड फैसला आज करने जा रहा है। टाटा केमिकल्स एक्स डिविडेंड ये आज होती हुई दिखेगी। 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया। नतीजों की अगर बात करें, जो कि वीकेंड के दौरान बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार के दिन आते हुए दिखे, पावर ग्रिड कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट रेवेन्यूज की अगर बात करें 5% के ऊपर की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन 84% से 83% तक आते हुए दिखे हैं, जबकि अनुमान 86% का था। लेकिन मुनाफे का आंकड़ा देखिए करीब 4% की बढ़त है। ट्रांसमिशन रेवेन्यू 7% तक बढ़ते हुए दिखे हैं और कंपनी का ये कहना है कि कोरोना की स्थिति जो देखने को मिली, उसका कंपनी के कारोबार पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखा है। इसके अलावा वायदा बाजार की कंपनी PNB नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़ती हुई दिखी है। वहीं ग्रॉस NPA की अगर बात करें 16.3% से 14.2% पर आते हुए दिखे। नेट NPA 7.18% से 5.7% पर आते हुए दिखे और साथ ही कंपनी के लॉसेस जो हैं वो भी कम होते हुए दिखे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा जो है करीब 40% की गिरावट यहाँ पर पड़ती हुई दिखी है। 693 करोड़ से ये 421 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। वहीं कंपनी की आय जो है वहां पर करीब 6% की बढ़त देखने को मिली है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अनुमान के मुताबिक ही नतीजे रहे हैं। कंपनी की आय 1357 करोड़ पर देखने को मिली है। मार्जिन ठीक हमारे अनुमान के मुताबिक 27% देखने को मिले हैं और मुनाफे के फ्रंट पर करीब 40% की बढ़त कंपनी ने देखी है। कैश स्पेस की कंपनी कैमलिन फाइन साइंस के नंबर्स आए हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी के मार्जिन जो है 6% से 11% पर जाते हुए दिखे हैं और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन आय आप देखिए 9% बढ़ते हुए दिखी है। बिल्कुल, तो ढेर सारी अर्निंग्स हैं जो आपको कैश मार्केट से, कुछ वायदा कारोबार से और कुछ निफ्टी काउंटर से, जहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। पर कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं तैयार कुशल के पास, जान लेते हैं वो कौन से हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो शुरुआत डालमिया भारत शुगर के साथ करते हैं। नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। इनफैक्ट अगर इनका मुनाफा देखेंगे तो 43% बढ़कर 62 करोड़ पे अब आ चुका है और साथ ही कंपनी की मार्जिन में भी करीब 5.5% के उछाल के साथ 17.5% पर मार्जिन आए हैं। साथ ही रैमको सिस्टम्स यहाँ पर नंबर जो है वीकर साइड पर हमें देखने को मिला। इनफैक्ट मुनाफा 6 करोड़ का था पिछले साल और इस बारी 5.5 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया और 10% इनकी आय में भी गिरावट रही है। कोचिन शिपयार्ड नंबर्स बहुत ही शानदार रहे हैं। 44% की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली। 138 करोड़ का मुनाफा कंपनी का हो गया और साथ ही कंपनी की मार्जिन में 6% का उछाल दिखा है। 14% से बढ़कर अब 20% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर रही है। ENIL यहाँ पर नंबर्स कंसो आधार पर वीकर साइड पर देखने को मिले हैं। मुनाफे से घाटे में ये कंपनी भी आती हुई नजर आई है। 20 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बारी 3.5 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया। साथ ही कंपनी की मार्जिन यहाँ पर भी बड़ा इंपैक्ट आया है। करीब 10% की गिरावट इनकी मार्जिन में देखने को मिली और 15% की मार्जिन अब आ गए हैं कंपनी के। TCNS क्लोथिंग नंबर्स वीकर भी रहे हैं। इनका भी मुनाफे से घाटे में वाला सिनेरियो है। 32 करोड़ का मुनाफा था, अब करीब 24 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया। आय भी 24% गिरती हुई दिखी है।
है। सीमेक यहाँ पर नंबर्स भी वीकर साइड पर है, मुनाफा 42% गिरा है और आय में भी 16% की गिरावट रही है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स यहाँ पर भी नंबर्स जो है वीकर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। 90% के मुनाफे में गिरावट रही है। 20 करोड़ का मुनाफा था, अब केवल 2 करोड़ का मुनाफा कंपनी का रह गया है। डीएचएफएल यहाँ पर भी जो कंपनी का घाटा है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। करीब 2200 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बारी कंपनी का घाटा जो है वो करीब 7600 करोड़ पर पहुंच गया है। तो डीएचएफएल के बेहद खराब नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अंत में एक खबर है मेरे पास, जो 3 स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे फोकस में, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इक्विटास और उज्जीवन, ये 3 स्टॉक्स जो है एफएनओ से बाहर हो जाएंगे। 28 अगस्त से जो है ये बदलाव लागू होंगे, तो इन पर आपको फोकस रखना होगा आज के लिए। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर चेंजेस आ रहे हैं और जैसे कि कुशल ने कहा 3 स्टॉक्स एफएनओ से बाहर हो जाएंगे सितंबर सीरीज से। पर पूजा के पास भी चलते हैं, कुछ खबरों वाले स्टॉक्स पूजा के पास हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज फार्मा स्टॉक्स फोकस में हैं और काफी सारे फार्मा कंपनी जिनको कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए जो दवा है उसको मंजूरी मिल चुकी है। पहले शुरुआत सिप्ला से करते हैं। कंपनी ने एक दवा लॉन्च की, सिप्रामाई ब्रांड से दवा लॉन्च की गई है और इसके लिए मई महीने में गिलियड साइंसेज से दवा के लिए वॉलेंट्री नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस भी मिला था, तो अब ये दवा लॉन्च हो चुकी है मार्केट में। इसके अलावा ग्लेनमार्क ने भी एक दवा लॉन्च की है, फैबीफ्लू ब्रांड के नाम से इस दवा को लॉन्च किया है। 103 रुपए प्रति टैबलेट दाम फिक्स किया है इसका, और इसका भी जो इलाज है वो कोरोना वायरस के लिए किया जाएगा, तो इन दोनों कंपनियों पर नजर रखिए। इसके अलावा अरविंद फैशंस, यहां पर राइट्स इशू के साइज में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसका एक अपडेट आया है। कंपनी करीब जो राइट्स इशू लाने वाली थी वो 299 करोड़ का था, अब वो राइट्स इशू का साइज बढ़ा दिया है और 399 करोड़ का राइट्स इशू कंपनी अब लेकर आएगी। जो प्राइस है उसमें भी बदलाव किया है, 150 रुपए प्रति शेयर से बदलकर अब 100 रुपए प्रति शेयर इसका कंपनी ने तय कर दिया है राइट्स इशू का प्राइस। और इसके अलावा जो डेट है उसमें भी बदलाव है, 29 जून को आने वाला था, अब वो 29 जून से 17 जुलाई तक कंपनी का राइट्स इशू रहेगा, तो आप इस पर नजर रखिए। पिरामिड एंटरप्राइजेस से जुड़ी भी एक खबर आ रही है। G&W लैब्स के ओरल डोसेज ड्रग प्रोडक्शन का कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है और ये जो अधिग्रहण है ये 133 करोड़ में किया गया है, तो आज पिरामिड एंटरप्राइजेस पर भी नजर रखिए। कुछ और खबरों में हिंदुस्तान जिंक और वेदांता भी फोकस में रहेगा। 1500 करोड़ के विंड एसेट्स बेचने की योजना है कंपनी की, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और राजस्थान स्थित जो उनके पावर प्लांट्स हैं वो बेचने की योजना है, और रकम का इस्तेमाल वेदांता के डी लिस्टिंग में इसका इस्तेमाल होने की संभावना बताई जा रही है, तो यहाँ पर नजर रखिए। कुछ जो लैब कंपनियां हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस जैसी कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। अब हरियाणा सरकार ने भी कोरोना टेस्ट के जो रेट हैं उस पर एक सीमा लगा दी है, अब टेस्ट का रेट 2400 रुपए तय किया गया है, और दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र सरकार पहले ही कर चुकी थी, अब ये चौथा राज्य है जिसकी तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है। आज चाय शेयरों पर भी नजर रखिए, टी स्टॉक्स फोकस में रहेंगी क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है। ऑक्शन में चाय के औसत दाम में 40 से 60% की बढ़त हुई है। इसकी वजह यह है कि मांग में बढ़त हुई है, सप्लाई में जो कमी चल रही है उसकी वजह से ये बढ़त देखने को मिली है, तो आज चाय शेयरों पर नजर रखिए। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। बजाज कॉर्प, इक्विटी इंटेलिजेंस ने कंपनी के करीब 8.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 146 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी देखी गई है, और प्रमोटर की तरफ से भी खरीदारी हुई है। एसबीआई कार्ड्स, यहाँ प्रमोटर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 19 जून को 50,000 शेयर्स का अधिग्रहण किया है। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर और फंड एक्शन में फोकस में रहेंगे, और कुछ और स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो ब्रोकरेज रेडार पर हैं आज सुबह। जान लेते हैं वो कौन से हैं एफआईआर में। रिपोर्ट्स के साथ तैयार हैं आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? रिपोर्ट्स आते हुए देखिए, कैडिला हेल्थकेयर पर देखिए थोड़ी मिली जुली रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सीएलएस से मान रहा है कि कंपनी जो है 800 से 1000 करोड़ कर्ज कम करेगी, वो आगे जाकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन क्रेडिट स्विस और मॉर्गन स्टैनली इस बात को लेकर नेगेटिव है कि कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर कंपनी की निर्भरता जो काफी ज्यादा है, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। सबसे पहले सीएलएससी की रेटिंग दे रहे हैं, ये फिर से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य जो है 400 से बढ़ाकर 440 कर दिया है। 361 रुपए शुक्रवार की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी 300 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो 300 रुपए का ही लक्ष्य दे रहे हैं।
इसके अलावा हमने देखा था कि पावर ग्रिड के नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 217 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड मौजूदा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6% की आती है, जो कि काफी ज्यादा आकर्षक नजर आती है। CLSA की एक और रिपोर्ट है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, यहाँ पर भी नतीजे आते हुए दिखे थे। नतीजे थोड़े से कमजोर देखने को मिले थे, लेकिन वैल्यूएशन इन्हें अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 530 से घटाकर 350 कर दिया है, 285 शुक्रवार की क्लोजिंग है। और अंत में नतीजों पर पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आती हुई देखिए, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 25 रुपए के लक्ष्य लेकर एक नतीजे देखें। तिमाही आधार पर घाटा काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया, क्योंकि प्रोविजंस में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन बढ़िया है, जिसके चलते थोड़े से पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखें तो लक्ष्य केवल 25 रुपए कर दिया है। बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा, पर कुछ और स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज रेडार पर हैं, वो कौन से आशीष? दीपांशु, बैंक्स, फाइनेंशियल्स आज पूरे दिन ही मुझे लग रहा है कि फोकस में रहते हुए दिखेंगे, क्योंकि CLSA का एक डिटेल्ड नोट आया है जहां पर ढेर सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं इनकी रेटिंग में और टारगेट प्राइस में बदलाव किया है। सबसे पहले हाउसिंग फाइनेंस दिग्गज HDFC लिमिटेड यहाँ पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब खरीदारी के राय से बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी रही है। लक्ष्य जो है 2240 से घटाकर 2100 कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय से बदलकर अब ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 1450 से घटाकर केवल 1400 रुपए कर दिया है, 1304 रुपए शुक्रवार की क्लोजिंग है। एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य जो है 595 से घटाकर 580 कर दिया, 417 शुक्रवार की क्लोजिंग है। इंडसइंड बैंक पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 610 से घटाकर 600 रुपए कर दिया है। और दिग्गज HDFC बैंक यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य जो है 1100 से बढ़ाकर 1250 कर दिया। और ICICI बैंक खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य 460 से बढ़ाकर 480 कर दिया। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज एक्शन आपको देखने को मिलेगा। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है तैयार। पिक ऑफ द डे का बिगुल। ओके, चलिए आज बिगुल बजने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक हम सीधे शुरुआत करते हैं शुभम अग्रवाल जी के साथ। शुभ शुरुआत करिए शुभम जी, बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो मेरा पिक होगा वो होगा ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया को अगर हम देखें और अगर बाकी FMCG कंपनीज को भी देखें तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन के बाद अब जाकर के यहाँ पे कुछ बिल्टअप्स होना शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे FMCG कंपनीज में सिमिलर बिहेवियर है। और वही अगर हम ब्रिटानिया को देखें तो वहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन वहाँ पे बनता जा रहा है। और डेरिवेटिव में भी अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्ट होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे लॉन्ग का हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, बिकॉज एक्सपायरी बहुत करीब है, इसलिए एक स्प्रेड के थ्रू यहाँ पे एक ट्रेड रिकमेंड करूँगा। तो एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट करें, जिसमें ट्रेड ये होगा कि 3500 का कॉल ऑप्शन एक लॉट खरीदें, 3600 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेचे। जो नेट खर्च आएगा वो 20 रुपये का है और वही हमारा मैक्सिमम रिस्क है। तो स्टॉप लॉस 20 रुपये का ही है और यहाँ पे लक्ष्य होगा 55 रुपये का। तो ब्रिटानिया आज खरीदारी की राय होगी। ओके, ब्रिटानिया में 3500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, 3600 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचना है। टोटल मिलाकर लगेंगे आपके 20 रुपए, 55 रुपए का टारगेट, मैक्सिमम लॉस 20 रुपए है इस स्ट्रेटेजी में। आइए वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर। बाय सेल, नोटा सेल तो होगा नहीं, बाय होगा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा बाय है और बाय है फेडरल बैंक में। 51 का क्लोज है, 49 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 55 का टारगेट मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए। 1 से 2 दिन की व्यू से मुझे लगता है इसमें एक अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा फेवरेट भी फेडरल बैंक लगातार अब धीमे धीमे मजबूत होता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को भी एक अच्छा सेशन रहा, आज भी और आगे बढ़ने की संभावना है। आइए कुणाल जी, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है लॉरस लैब्स को, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है। बड़ा ब्रेकआउट हमने फ्राइडे के ट्रेड में आते हुए देखा था और मुझे लगता है कि आज भी इसमें तेजी बनी रहेगी। तो मान लीजिए कोई शुरुआती कमजोरी देखने को मिले तो उसका इस्तेमाल करें खरीदारी के लिए। 520 रुपए पर 520 पर स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 565 570 के लेवल्स आपको ट्रेड में देखने को मिलेंगे। तो लॉरस लैब्स है आज की पिक ऑफ द डे। और अनिल जी, उसके साथ 2 शेयर्स का मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक है EID पेरी, जिसका हमने लगातार खरीदने की हम लोग बातचीत करते आए हैं। उसमें एक बहुत बड़ी तेजी शुक्रवार को देखने को मिली थी। तो जिनके पास भी पोजीशन है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। अभी मुझे और दम दिखाई पड़ता है
और दूसरा स्टॉक अनिल जी रिलायंस है, जिस पर लगातार हम लोग खरीदारी की बात करते आए हैं, मेरा निजी निवेश भी है। दोनों ही स्टॉक्स में अगर आज कोई गिरावट मिलती है तो उसका इस्तेमाल खरीदारी के लिए करना चाहिए। ओके, रिलायंस और EID पेरी दोनों में खरीदारी की राय है बरकरार। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा तो पिक ऑफ द डे वही है जो हमने शुक्रवार को दिया था, DLF, उसी के साथ स्टिक करूंगा। 154 का स्टॉप लॉस है, 172 पहला टारगेट है, 178 दूसरा टारगेट है। इसके साथ साथ अनिल जी अगर आप ध्यान दें तो आजकल मैंने और कुणाल जी ने टेक्नो फंडा पिक्स देनी शुरू करी है। हमने अभी एलेम्बिक फार्मा दिया था, वो अच्छा चल रहा है। सुप्राजीत इंडस्ट्रीज दिया था अनिल जी, वो अच्छा चल रहा है। तो अनिल जी एक स्टॉक और आइडेंटिफाई करा है, वो है केमिस्ट्री किंग अनिल जी। और उस पर जो अनिल जी फंडामेंटल अपडेट है, आपने तो अनिल जी दुनिया जहां के डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस, फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट देखी होगी, बट अनिल जी मैं दावे से कह सकता हूं, और ये दावे का जो शब्द है ये वसीम जी का लिया हुआ है, जैसे वो बोलते हैं, दावे से कह सकता हूं कि ऐसा फंडामेंटल अपडेट अनिल जी आज तक अपने अपने इतिहास में नहीं देखा होगा। बट ये कवरेज अनिल जी आज नहीं होगा, थोड़ा सा प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद कल परसों में इसको कवर करेंगे। तो जुड़े रहे, चिपके रहे जी बिजनेस के साथ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जुड़े और चिपके हुए रहेंगे जी बिजनेस के साथ। सुमित जी भी चिपक चुके हैं हमारे साथ। आइए सुमित जी से लेते हैं पिक ऑफ द डे। बताएं सुमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे में मेरे को ऐसा लग रहा है कि फार्मा स्टॉक्स में यहाँ से मोमेंटम आज देखने को मिलना चाहिए। सिप्ला एक काउंटर है जो पिछले 7 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, पिछले 7 दिनों से एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है। सिप्ला के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सिप्ला ऊपर में 650 का इमीडिएट टारगेट है, 650 का लेवल मेरे को लगता है टूट सकता है। जैसे ही 650 का लेवल टूटेगा तो 670 से 675 तक का अपसाइड मूव सिप्ला में देखने को मिल सकता है। तो 620, 625 के स्टॉप लॉस से सिप्ला में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है 650 से 675 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, और शुक्रवार बाजार बंद होने से ठीक पहले आपको एक एक्सक्लूसिव खबर सुनने को मिली थी जी बिजनेस पर। ब्रजेश मिश्रा हमारे सहयोगी, उन्होंने कहा भी था कि देखिए सिप्ला की एक दवा को फास्ट ट्रैक लेवल पर मंजूरी दी जा रही है। तो सिप्ला और ग्लेनमार्क दो स्टॉक ऐसे हैं जिनकी दवाओं को मंजूरी मिलती हुई दिखी है फास्ट ट्रैक के तौर पर कोरोना के इलाज के लिए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो ये तो हो चुकी है सिप्ला के लिए, लेकिन ग्लेनमार्क ये एक और स्टॉक है। जरा वागले साहब इसके चार्ट्स भी देखिए और बताइए कि यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। हालांकि ग्लेनमार्क के केस में ये जरूर था, पहले से अंदाजा था कि इन्हें अप्रूवल मिलेगी, आज ऑफिशियल अप्रूवल आई है। तो कितना बढ़ सकता है, और बहुत गैप से खुले तो प्रॉफिट बुक करें, खरीदें, क्या करना चाहिए? अनिल जी मुझे लगता है ये ओपन ही होगा 425-430 के आसपास, और एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो इसने ऑलरेडी ब्रेक किया है, वो 395 के आसपास है। तो मुझे लगता है 430-440 तक ये स्टॉक जा सकता है, शायद और भी ऊपर चला जाए। आपका 390 का स्टॉप लॉस से आप खड़े रह सकते हैं। बहुत ज्यादा गैप से ना खुले तो बाय भी कर सकते हैं। 415-417 तक खुले मिलेगा तो तब फ्रेश बाय भी बनता है। बिल्कुल, तो नजर रखते हैं किस लेवल पर ये खुलता है, पर नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। जहां तक कुछ और स्टॉक्स का सवाल है उन पर बात करेंगे। और ग्लेनमार्क की अगर बात करें तो ऑलरेडी इस महीने 15% रैली आ गई है, पर और ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, तो नजर रखिए जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। पावर ग्रिड एक और स्टॉक जहां पर फोकस करना चाहिए। पावर स्पेस से अनिल जी ने ऑफकोर्स PTC इंडिया स्टॉक ऑफ द डे रिकमेंड किया है। अच्छी डिविडेंड यील्ड रही है, नतीजे काफी मजबूत रहे। पावर ग्रिड पर भी डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी रही है, और साथ ही इनकी परफॉर्मेंस Q4 की काफी अच्छी रही है। कुणाल जी, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता है पावर ग्रिड का स्टॉक, 170 पर है, पर क्योंकि नतीजे अच्छे आए हैं, पावर स्टॉक्स में भी हमने थोड़ा मोमेंटम बनते हुए देखा है, तो उस लिहाज से क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या लेवल्स देखने चाहिए जहां तक पावर ग्रिड के स्टॉक का सवाल है? देखिए, एक सीमित दायरे में आमतौर पर ये काउंटर कारोबार करता है दीपांशु, और एक रेजिस्टेंस है जो कि बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है 176, 177 के आसपास एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, जो कि मुझे लगता है कि आसानी से बिना किसी संघर्ष के पार नहीं होगा। तो जब तक 177 के ऊपर ये स्टॉक नहीं टिक जाए तब तक मुझे नहीं लगता है नई खरीद करनी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि धीमी गति से चलने वाला शेयर है, तो आपके पूरे सब्र का इम्तिहान ये स्टॉक लेता है। 177 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर, टिकने पर मेरी खरीदारी की राय रहेगी। ओके, 177 के ऊपर ही जाए तो अभी थोड़ा डिस्टेंस है, देखते हैं आज किस लेवल पर खुलता है। पर ब्रोकरेज कमेंट्री पॉजिटिव रही है और नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं जहां तक पावर ग्रिड का सवाल है, तो नजर रखेंगे उस स्टॉक पर। सुमित जी, PSU बैंक्स आपकी कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं। PNB काफी एक्शन में रहा है पिछले हफ्ते, और नतीजे भी अनुमान से तो काफी बेहतर ही रहे जहां तक PNB का भी सवाल है। काफी सारे जो कंपैरिजन्स हैं वहां पर इंप्रूवमेंट भी हमने देखा है।
आज किस तरह का एक्शन देख रहे हैं पीएनबी? अगर पीएसयू बैंक्स में तेजी बरकरार रहती है तो पीएनबी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? बिल्कुल दीपांशु, पिछले 2 हफ्तों से पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा पे जब भी गिरावट आती है तब हमारी तरफ से बाय का कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे पीएनबी पिछले 7 से 8 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद लास्ट सेशन जो था फ्राइडे का, उसके अंदर एक अपसाइड मूव दिखाया था। आज जैसे ही ये 35 रुपए के ऊपर निकलेगा और उसके ऊपर ये सस्टेन करेगा तो पीएनबी में एक मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें 38 रुपए से लेकर 40 रुपए तक के अपसाइड मूव पीएनबी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 32 रुपए 50 पैसे के आसपास है। जब तक ये लेवल्स नीचे में नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशन होल्ड करके चलना है। 35 के ऊपर सस्टेन करते ही फ्रेश बाइंग का सलाह रहेगा, जिसमें 38 रुपए से लेकर 40 रुपए तक के टारगेट्स पीएनबी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो नजर रखिए जहां तक पंजाब नेशनल बैंक का सवाल है। बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं अनुमान मुताबिक अगर आप देखें, और एक्शन भी भरपूर रहा है जहां तक इन स्टॉक्स का सवाल है। शुभम जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस हमने देखा है कि NBFCs में भी अच्छी मूव आई, स्पेशली फ्राइडे के दिन तो सारी की सारी NBFCs अच्छा उछाल देखा। LIC हाउसिंग फाइनेंस की चार्ट क्या बता रही है? नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे, बल्कि कमजोर नतीजे हैं, बट चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत रहा है कुछ दिनों में। दीपांशु जी, यहाँ पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि जो अपसाइड है वो यहाँ से कैप्ड है और 295 से 300 तक का यहाँ पे मैक्स अपसाइड है। और कुछ समय पहले वो एक स्विंग हाइक भी रहा था अराउंड अप्रैल एंड के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये रैली हो सकता है कि यहाँ से एक टेम्पररी पुल बैक आता हुआ दिखे। तो यहाँ पे सलाह ये होगी कि अगर किसी के पास लॉन्ग ट्रेड है तो 295 के आसपास मुनाफा बांधने के बारे में सोचे और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 278 पे मेंटेन करें। ओके, ये है आपके लिए राय जहां तक LIC हाउसिंग फाइनेंस का सवाल है। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और फिर ऊपरी लेवल्स पर अगर आपको अच्छी एग्जिट भी मिल रही है तो आप मुनाफा भी बुक कर सकते हैं। वागले साहब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपने इस पर भी ट्रेड दिए हैं, पहले अच्छे नतीजे आए जहां तक अनुमान है, और वैसे भी परफॉर्मेंस काफी मजबूत रही है टायर सेक्टर की, ऑटो एंसिलरीज की। बालकृष्ण पर आज कैसा एक्शन रहेगा सर? दीपांशु, मेरा इसमें पोजिशनल व्यू काफी बुलिश है। मुझे लगता है ये 1300 तक तो जाना चाहिए और उसके ऊपर निकलता है तो ये फिर 1400-1450 तक जा सकता है। लेकिन ये 1-2 दिन का व्यू नहीं है, कुछ हफ्तों का या मे भी 3-4 हफ्तों का व्यू है। आज की बात करेंगे तो 1194 के नीचे जाएगा तो ये वीक होगा। बाय करना है तो उसके वो स्टॉप लॉस से 1240-1250 तक का व्यू के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, तो पोजिशनली अगर आप देखें तो अच्छा व्यू बन रहा है, तो अगर डिप्स पे खरीदारी मिले तो करें। इंट्राडे में शायद आज आपको उतने मौके नहीं मिले, पर नजर रखते हैं किस तरह की मूवमेंट आती है बालकृष्ण में। बंसल जी, एक कैश स्टॉक आपके लिए कैमलिन फाइन साइंसेज, मेरे को याद है ये लॉकडाउन से पहले काफी एक्टिव स्टॉक हुआ करता था, चर्चा भी काफी बार हुई थी, पर उसके बाद जो गिरावट आई थोड़ा इग्नोर हो गया स्टॉक। नतीजे काफी मजबूत आए हैं पिछले कुछ दिनों में, थोड़ा बाउंस बैक भी हमने देखा था, पर एक सबड्यूड रेंज में ही रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैमलिन फाइन साइंसेज में आज नतीजों के दम पर, या उसके अलावा चार्ट पर क्या दिख रहा है? देखिए दीपांशु, एक तो चीज ध्यान रखनी चाहिए, कैमलिन फाइन साइंसेज में मेरी समझ के हिसाब से राधाकृष्ण दमानी जी का भी इंटरेस्ट है और लॉकडाउन के समय उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। अगर नतीजे अच्छे आए हैं तो इस अच्छे नतीजों को प्ले करना चाहिए। टेक्निकली एक ब्रेकआउट इसमें 48 रुपए के ऊपर देखने को मिला है, उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्शन दिया है। अगर ये स्टॉक दोबारा से 49 रुपीज के ऊपर चलने लगता है, 49 के ऊपर चलता है, तब यहां पर खरीदना चाहिए। 45 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 59 रुपीज के टारगेट रखने चाहिए।